गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम कवि शिरोमणि कालिदास के बारे में जानेंगे। बहुत दिन से आप कोर्स का पढ़ पढ़ के शायद बोर हो गए होंगे, तो सोचा कि आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। ठीक, कहानी सुनाते हैं हमारे कालिदास जी के विषय में, जो माना जाता है कि अपने समय में सबसे बड़े मूर्ख थे, है ना। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जिस डाली पर बैठते थे उसी को काटते थे। अब सोचो इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। जिस डाली पे बैठ के उस डाली को काटोगे तो क्या हो जाएगा, आप नीचे चले आओगे बिना मेहनत किए। ठीक, तो इनका विवाह कुछ ऋषियों ने विद्योत्मा से बदला लेने के लिए इनका विवाह विद्योत्मा से कराया। ठीक, विद्योत्मा एक ऐसी स्त्री थी जो अपने समय में बहुत विद्वान थी और उनको अपनी विद्वता का बड़ा नाज था। ठीक, तो उनसे बदला लेने के लिए या उनके घमंड को तोड़ने के लिए ही ऋषियों ने सोचा कि हम लोग सबसे मूर्ख इंसान को ढूंढेंगे और उससे विद्योत्मा का विवाह कराएंगे। ठीक, लेकिन विद्योत्मा से विवाह हुआ और जब वो पहचान गई कि कालिदास महामूर्ख हैं, तो उन्होंने कालिदास को बहुत फटकारा और वो वहां से निकले और बाद में यही कालिदास जो थे महान कालिदास बन गए। आज उसी कालिदास को हम कवि शिरोमणि कहते हैं, यानी कवियों के सिर के मणि, यानी जितने भी कवि हैं उन सब में श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक, कालिदास जो थे वो आशु कवि भी थे। आशु कवि यानी कि जो तुरंत के तुरंत कविताएं बना दे। ठीक, कालिदास के लिए पल भर में कविता रच देना बाएं हाथ का खेल था, इसलिए उनके साथ के कवियों को अक्सर उनसे ईर्ष्या भी हो जाया करती थी। ऐसे ही दो रोचक दृष्टांत हम आपके समक्ष रखते हैं, जहां कालिदास ने इस झटपट कविता रचने के हुनर से अपने प्रतिद्वंदियों को खरा जवाब दिया। राजा भोज के दरबार में श्रेष्ठ कवियों की हमेशा सराहना हुआ करती थी। उनके समय में कवि हुए धनंजय। उन्हें कालिदास की प्रसिद्धि बिल्कुल रास नहीं आ रही थी, बहुत बुरा लगता था उनको। इसलिए कालिदास को नीचा दिखाने की इच्छा मन में रखकर उन्होंने एक रचना की, फिर उसको अपने शिष्य के हाथों राजा भोज के सभा में भेज दिया। ठीक, शिष्य ने उससे सभा में पढ़ा। वह रचना कुछ इस प्रकार थी। ठीक, अपशब्दम शतम मादघे भारवो च शतत्रयम कालिदासेन गण्यते कवि रेको धनंजयम। ठीक, अर्थात माघ कवि की रचना में 100 अपशब्द यानी अशुद्धियां हैं और भारवी के काव्य में 300 अशुद्धियां हैं। पर कालिदास के काव्य में तो अनगिनत अशुद्धियां हैं। वही कवि धनंजय की रचना में एक ही अपशब्द है। ठीक, इस रचना को सुनकर कालिदास कवि धनंजय के शिष्य से बोले, इस रचना में तुम्हारे आचार्य ने एक मात्रा की तुम्हारे गुरु से एक मात्रा की भूल हो गई है। वे आप शब्दम के स्थान पर अपशब्दम लिख गए हैं। ठीक, कालिदास ने यह शब्द बदला तो रचना कुछ इस प्रकार से बन गई। आप शब्दम शतम माघे भारवो च शतत्रयम कालिदासेन गण्यते कवि रेको धनंजयम। ठीक, अर्थात माघ कवि पानी के 100 अर्थ यानी पर्यायवाची जानते थे, भारवी 300 पर्यायवाची और कालिदास पानी के अनगिनत पर्यायवाची शब्द जानते थे, जबकि कवि धनंजय पानी का एक ही पर्यायवाची शब्द जानते थे। ठीक, यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोगों ने क्या कालिदास की वाहवाही कर दी, भाई वाह 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 कहने लगे। और वहीं जो धनंजय के शिष्य थे वो अपने जैसा मुंह लेकर चले गए। ठीक, इससे साबित होता है कि हमारे जो कालिदास जी जो थे वो कितने अच्छे। दूसरी घटना आती है जब कालिदास ने बताई कि मूर्खता की पहचान क्या होती है। ठीक, इसको भी एक घटना के माध्यम से समझते हैं। राजा भोज जो थे विद्वान, पराक्रमी और न्यायप्रिय सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। एक बार राजा बिना कोई सूचना दिए अपनी रानी के अंतरंग कक्ष में पहुंच गए। ठीक, उनके कमरे में पहुंच गए। उस समय रानी अपनी सखी के साथ कुछ विशेष बात कर रही थी, भाई अपनी फ्रेंड्स के साथ। यूं अचानक राजा को अपने कक्ष में देखा तो बोली, आइए विराजिए मूर्खराज। अपने प्रिय रानी के मुख से ऐसा कटु संबोधन सुनकर भोज बड़े आहत हुए, बड़े दुखी हुए और कक्ष छोड़कर सीधा राज दरबार
पहुंच गई है। भाई बुरा तो लगेगा ना रानी ऐसा बोलेंगी तो। फिर मन ही मन सोचने लगे, मेरी रानी तो एक विदुषी है, विद्वान है, तो फिर उसके मुख से मेरे लिए ऐसे शब्द निकलने का आखिर क्या कारण रहा होगा। तभी उन्हें एक उक्ति सूझी। वे दरबार में आए, हर सभासद का आइए विराजिए मूर्खराज कहकर अभिवादन करने लगे, है ना। वहां मौजूद सभी लोग को अपने लिए राजा के मुख से यह संबोधन अनुचित लग रहा था। भाई सबको बुरा लग रहा था कि मूर्ख क्यों कह रहे हैं, पर किसी में भी राजा के इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछने का साहस नहीं हुआ। वे सभी एक एक करके जो थे वो अपना अपना आसन ग्रहण करने लगे। ठीक। फिर जब कविराज कालिदास ने सभा में प्रवेश किया तो उन्हें भी राजा ने यही संबोधन सुनने को मिला राजा से। ठीक, उन्होंने उनको भी बोला कि आइए मूर्खराज विराजिए। तब उनके मुख से तत्क्षण यह श्लोक निकल पड़ा। किसके? कालिदास के। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भावामि राजन, किम कारण भोज भावामि मूर्ख। अर्थात हे राजन, मैं न खाते हुए चलता हूँ, न ही बोलते समय हंसता हूँ, बीती हुई बातों का शोक भी नहीं करता, और जिस कार्य को करता हूँ उस पर अभिमान भी नहीं करता। जहाँ दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं उनके बीच में तीसरा नहीं बनता, उनको टोकता नहीं हूँ। इन पांचों में से मूर्खता का एक भी लक्षण मुझ में नहीं है। मैंने तो आपके होशो हवास में ऐसा कोई काम भी नहीं किया, तो फिर आप किस कारण से मुझे यह उपाधि दे रहे हैं। यानी कि जितने भी काम गिराए वो सारे के सारे मूर्खता के परिचायक है। राजा भोज को समझते देर न लगी कि उनके द्वारा अनजाने में मूर्खता का पांचवा लक्षण प्रदर्शित हो गया था। वो क्या था कि इसलिए रानी ने उन्हें मूर्खराज का संबोधन देकर उनकी भूल का एहसास कराया था। फिर उन्होंने कवि शिरोमणि कालिदास को पुरस्कृत किया, साथ ही अपनी रानी से अपने मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए क्षमा भी मांगी। ठीक। एक बार और घटना होती है। एक बार राजा भोज के मन में एक अजीब सी इच्छा जोर मारने लगी। वह इच्छा थी, उनकी मृत्यु की सूचना मिलने पर कालिदास के मुख से कौन से पद की रचना होगी, कि अगर मैं मर जाऊंगा तो अब क्या रचना करेंगे। पर कालिदास ने उनकी यह इच्छा पूरी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जीवा पर मां सरस्वती का वास है। जब राजा भोज की आग्रह और आज्ञा दोनों का कालिदास पर कोई असर नहीं हुआ तो क्रोध में उन्होंने कालिदास को देश निकाला दे दिया। कहा कि जाओ, तुम महल से निकल जाओ, इस नगर से निकल जाओ। पर कालिदास को निर्वासित करने के कुछ दिनों बाद ही राजा उन्हें याद कर बहुत उदास रहने लगे। इसलिए एक सन्यासी का वेश धारण करके वे कालिदास को ढूंढने निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद उन्हें कालिदास एक गांव के जलाशय के पास बैठे हुए मिले। कालिदास ने महात्मा को अपने समीप खड़े देखा तो पूछा, आप कहाँ से आए हैं महात्मन? तब सन्यासी बने राजा बोले, राजा भोज की नगरी से। जिज्ञासावश कालिदास ने राजा के बारे में पूछा। सन्यासी ने तुरंत कहा, अब महाराज नहीं रहे, काल ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया है, इसलिए मैं धारा नगरी छोड़कर आ गया हूँ। कालिदास ने जैसे ही अपने प्रिय राजा के मृत्यु का संदेश सुना, उनकी पीड़ा श्लोक के रूप में मुखरित हो उठी, और यही तो राजा सुनना चाहते थे। अद्य धारा निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। यानी आज राजा भोज के दिवंगत हो जाने से धारा नगरी निराधार हो गई है, सरस्वती आधार विहीन हो गई है, और सभी विद्वान खंड खंड हो गए हैं। राजा ने जैसे ही अपनी मर्सियां सुना, वे बेहद हर्षित हुए, भाई खुश हो गए, पर अगले ही पल वो मूर्छित होकर धरती पर गिर गए, वे चेतना शून्य हो गए। अब कालिदास को यह समझते देर न लगी कि साधु के वेश में ये उनके परम प्रिय सम्राट भोजराज ही हैं। तब कालिदास ने मां काली के श्री चरणों में रोते हुए प्रार्थना आराधना की। दंत कथा बताती है कि काली मां ने उनकी शुद्ध भावना से प्रसन्न होकर के राजा भोज को नया जीवन दिया था।